सक्सेसफुल महिला होना आसान हो चुका है, लेकिन बेबी कंसीव करना मुश्किल। आईवीएफ एग्जैक्टली है क्या? आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बिकॉज दे थिंक कि आईवीएफ इज अ तकनीक, बट इट इज नॉट लाइक दैट। 30 साल बाद एक महिला की जो बॉडी है उसमें ऐसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। शादियां लेट से हो रही है तो ऑब्वियसली आपके सेक्सुअल पार्टनर्स हो सकते हैं ज्यादा। सेक्सुअल पार्टनर्स होने से आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकती हैं। हमारे देश में, इन आवर कंट्री, द सेक्स एजुकेशन इज वेरी लेस। Women health is such a topic that is the least, like, people don't talk about it much because it's still a taboo. कौन सी एज में एक लड़की को अपने एग रिजर्व करवा लेने चाहिए? हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस है जेनिफर एनिस्टन। उनका आप कुछ दिन पहले उन्होंने एक बोला था कि अगर मुझे पता होता है कि एग प्रिजर्व हो सकता होता तो मैं अपना एग फ्रीज करा लेती। महिलाएं ये सब नहीं करती थी। It was a casual like dating and then we had sex and I conceived. And so who is taking the brunt of it? The female. सेरोगेसी, उसका क्या रोल है? अगर हस्बैंड का स्पर्म नील है तो भी बोला जाता है कि फीमेल में प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल, तभी तो कंसीव नहीं कर पा रही है। एंड वो एक्सेप्ट ही नहीं करने को तैयार होते हैं कि उनके लड़के में प्रॉब्लम है। घर में जब किलकारी गूंजती है तो पूरा घर मुस्कुरा उठता है। बेटी जब पढ़ लिख कर कुछ बन जाती है तो माँ बाप का नाम रोशन होता है। लेकिन उसी बेटी के साथ आज के टाइम पे जो मुश्किलें आ रही हैं, और उसमें सबसे पहली मुश्किल ये है कि बच्चा कंसीव करने का। सक्सेसफुल महिला होना आसान हो चुका है, लेकिन बेबी कंसीव करना मुश्किल हो चुका है। उसके बहुत सारे कारण हैं। शादी हो रही है 30 साल बाद। 30 साल बाद एक महिला की जो बॉडी है उसमें ऐसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं जो हमें पहले नहीं बताया जाता। उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनको पोस्ट मैरिज कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। इसी दौरान इंडिया में सबसे बड़ा बिजनेस आया, उसका नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं आईवीएफ। बहुत महिलाएं हैं जिनको बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा, लेकिन वो घर में बता तक नहीं पा रही है कि उनको आईवीएफ कराना है, क्योंकि आज भी ये एक होवैक है कि बच्चा नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा। इन्हीं तरीकों की बातें करने के लिए वुमेन हार्मोन्स, वुमेन बॉडी इम्बैलेंस, हेल्थ इश्यूज हम अपने शो में लेकर आ रहे हैं डॉक्टर रुचिका साहिन। शी इज वन ऑफ द रिनाउंड डॉक्टर। 20 सालों का एक्सपीरियंस, लंदन से पढ़कर आई हैं, एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट हैं, स्पेशलाइजेशन इन आईवीएफ, 20 साल का एक्सपीरियंस। 10 साल हो गए उनको अपना खुद का सेंटर खोले हुए, इंडिया आईवीएफ सेंटर। उससे पहले उन्होंने एम्स, श्री गंगाराम हॉस्पिटल, ऐसे बड़े बड़े अस्पतालों में भी बहुत ऐसे घर हैं जिसमें किलकारियां लेकर आई हैं। हम वेलकम करते हैं डॉक्टर रुचिका साई को। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर कमिंग टू माई शो। Thank you, Shilpa, for inviting me and giving me this opportunity to speak about women health. Women health is such a topic that is the least, like, people don't talk about it much because it's still a taboo. Women are still confined in their houses. They have become financially independent. So right now, what is the thing? That you are independent or not? These females, they are financially independent, but they have still not become mentally independent. They are not only mentally dependent, they are mental slaves. Literally, they are mental slaves. They feel that, okay, if I do this, then I have to achieve this also, that also, that also. But for that, they don't know how to go about it. And this has to started from adolescence. Like a father or a mother grooms their daughter or child. Like आजकल इतना बोला जाता है, you have to have a female child, female सब कुछ कर सकती। Obviously, it is possible. And it has been possible during the old times also. So in the old times also, you have many scriptures and all which say that females were all, like, they were all powerful. So in Indian mythology, you see Shakti, Shiv and Shakti. So Shakti is a very big part. But जैसे जैसे we started becoming modernized and also somehow it lost its charm. And जो एक फीमेल का मेंटल डिपेंडेंस है, that is too high. वो financially independent हो गई है पर mentally नहीं हुई है. And that has to start from the adolescence. And here today we are going to talk about all about women. Women, how they are going to achieve this mental independence, this financial independence, this liberty, because they have to take control of their body. The body independence also. Because they are so much dependent. You are going for an abortion, you are dependent on your partner. You are having sex, so sex is so taboo. You are dependent on the partner whether he is using condom or not. Agree.
So when we do our OPDs, this is a very common thing that the female will come to you and say that, okay, I wanted a contraception, but I couldn't do that because, okay, it was a casual like dating and then we had sex and I conceived. And so who is taking the brunt of it? The female. Same, whenever there is a infertility, the child is not happening. So nobody will talk about male infertility. Everywhere it is female. The eggs age out of female. The menopause happens fast of female. So today we will discuss how to groom and how to empower our female counterparts so they become independent in all the aspects of their life. So मैम आपने मेंटल इंडिपेंडेंस की बात करी, बॉडी इंडिपेंडेंस की बात करी, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारे देश में, इन आवर कंट्री, द सेक्स एजुकेशन इज वेरी लेस. मतलब व्हाट आई रिमेंबर इज 10th क्लास में, बिकॉज आफ्टर 10th आई टुक एन आर्ट्स. 10th से पहले ओनली 1 चैप्टर वाज देयर बायोलॉजी में, छोटा सा चैप्टर था कि हाउ वी कंसीव एंड दैट्स इट. और कभी हमें नहीं समझाया गया था बॉडी क्या है, क्यों है, कैसे हम इस बॉडी पे कंट्रोल रखें. द वे यू सेड कि भाई आजकल सारे डिसीजन आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स. यस. तो मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि बिकॉज आजकल की जनरेशन जो है वो एक सबसे पहले जो डिमांड करती है, एक महिला भी क्या डिमांड करती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. और वो तभी आती है जब आप 30 साल के हो गए होते हो. शादी लेट हो रही है. बिल्कुल सही बोला आप. शादी भी लेट हो रही है. उसके बाद जब मन करता है कि अब हम कंसीविंग के बारे में सोचे भी, तो मुझे ऐसा लगता है वो एक टाइम बीत चुका होता है उनकी लाइफ का. बिल्कुल सही आप बोल रहे हो. बिकॉज अगर वो मेल सेम चीज सोचेगा तो उसकी बॉडी इंटैक्ट है, बिकॉज उसको बेबी कैरी नहीं करना है, उसका कहीं भी वो 9 months नहीं इफेक्ट होना है. प्लस उसके एग्स लिए जो जल्दी एज आउट कर जाता है, नेचर ने ऐसा बना रखा है कि एग्स जल्दी एज आउट करता है एज कम्पेयर टू मेल्स. जैसे मेनोपॉज पहले आता है, एंड्रोपॉज बाद में आता है. इसीलिए मेल्स तो कंसीव कर सकते हैं देर तक, बट फीमेल्स तो नहीं कर सकती हैं. इसीलिए हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी फीमेल्स को जागरूक करें, उन्हें प्रिवेंशन बताएं. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है, आजकल सोसाइटी जैसे जैसे ओपन हो रही है, लोग बोलते हैं आज के टाइम में ओपन हो रही है. आज के टाइम में नहीं ओपन हो रही है. अगर आपने एक मूवी देखी होगी, अभी अक्षय कुमार की रिसेंट एक मूवी आई थी जिसमें ही हैज टॉक्ड अबाउट दिस मास्टरबेशन एंड सेक्सुअल एजुकेशन, जिसमें एक लड़का दिखाते हैं, वो उज्जैन की मूवी है, एंड किस तरह से वो एक पंडित का लड़का एंड ही गॉट्स इन्वॉल्व्ड इन ऑल दैट. तो उसके हिसाब से आप देखो तो जो, और देन उस समय अक्षय कुमार ई सेज की पहले से कामा सूत्रा एंड एवरीथिंग आया. तो वो आज का जनरेशन नहीं है जो सेक्स कर रहा है. पहले के वक्त तो शादियां ही जल्दी हो जाती थी, तो ये होती नहीं थी प्रॉब्लम. अब क्या, अब आपकी क्योंकि शादियां लेट से हो रही हैं तो ऑब्वियसली आपके सेक्सुअल पार्टनर्स हो सकते हैं ज्यादा. सेक्सुअल पार्टनर्स होने से आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकती हैं. आप मेडिकेशंस खा सकते हो जिसकी वजह से आपके एग्स कम हो सकते हैं, या आपकी यूट्रस पे इफेक्ट हो सकता है. हो सकता है आपने कभी गलती से प्रेग्नेंट ही हो गए हो बाई चांस. तो इन सब चीजों का इंडिपेंडेंस अभी भी फीमेल्स के पास नहीं है. वो जिस तरह की फूड खा रही हैं, जिस तरह का लाइफस्टाइल लीड कर रही है, बिकॉज आप एक एग्जाम देते हो. जैसे अभी आपने बताया कि CEO बनना बहुत ईजी है. टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर, फीमेल एंटरप्रेन्योर इज ईजियर देन कंसीविंग अ चाइल्ड. सो वेरी ट्रू. बिकॉज आप एंटरप्रेन्योर तो पढ़ के मेहनत करके निकल गए, लेकिन अगर आपके एग अब खराब हो गए तो आपको ये नहीं पता है कि उनके लिए क्या करना है. ऐसी मतलब मेरे को याद नहीं है कि मुझे किसी ने बताया हो कि एग रिजर्व करवा लो. कभी नहीं बताया क्या? कौन सी एज में एक लड़की को अपने एग रिजर्व करवा लेने चाहिए? आप इंडिया की बात करते हो, हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस है जेनिफर एनिस्टन. उनका आप कुछ दिन पहले उन्होंने एक बोला था कि अगर मुझे पता होता है कि एग प्रिजर्व हो सकता होता तो मैं अपना एग फ्रीज करा लेती. जब हॉलीवुड में ये नहीं पहुंचा है यहाँ तक, तो आप इंडिया को क्या बोलोगे? जैसे एक कैंसर का अवेयरनेस आया प्रिवेंशन के लिए, वैसे ये एग फ्रीजिंग के लिए भी एक कैंपेन होना चाहिए जिसमें कि फीमेल्स को पता चले. बिकॉज फीमेल्स क्या सोचती हैं, मैं 30 के कम हूं तो मैं कर सकती हूँ. नहीं, आपकी अपनी बायोलॉजिकल एज अलग होती है और जो ओवरीज की एज होती है अलग होती है. तो प्रेफरेबली आपको 25 से 30 के बीच में, इनफैक्ट 25 to 28 के बीच में अपने एग्स फ्रीज करा लेना चाहिए. अगर आपको लेट हो गया है तो आप जब जागो तभी सवेरा. आप आओ सेंटर पे, देखो आपके कितने, आपकी ओवेरियन एज क्या है, एंड अपनी आप एग्स फ्रीज करा लो. बिकॉज यही आपको जो है सो आपकी बॉडी को इंडिपेंडेंस देगा. मीन्स आप जब चाहो तब प्रेग्नेंट हो सकते हो. आप देखो प्रियंका चोपड़ा को, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, वो मिस वर्ल्ड हुई, वो इंडिया का नाम कहाँ तक ले गई हैं. उन्होंने अपने एग फ्रीज बहुत ही यंग एज में करा लिए थे. अब उन्होंने इस एज में उसी से IVF कराया. अब देखिए कुछ सेलिब्रिटीज इनके बारे में बोलने लगे हैं. बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने यंग एज में फ्रीज कराया है, और अब सबका पढ़ो, सबने 30 बिलो 30 कराया. बिकॉज आफ्टर 30 बहुत सारी चीजें बढ़ जाती है, जैसे एन्यूप्लॉइडी के रिस्क बढ़ जाते हैं नॉर्मली के, या आपके एग कम आएंगे, या हो सकता है क्वालिटी डिटीरियरेट हो जाए. बिकॉज आपको नहीं पता किस साइकिल में आपका साइकिल डिप होने वाला है. आपने IVF की बात करी बीच में कि ये लोग अब IVF की तरफ जाते जा रहे हैं. IVF एग्जैक्टली है क्या?
सिंपल लैंग्वेज में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आज भी ऐसी महिलाएं हैं 2 टायर 3 टायर सिटीज में जिनको पता ही नहीं है आईवीएफ होता क्या है। यस, आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मीन्स आप जो बच्चा नेचुरल तरीके से, मतलब आप नेचुरल और आर्टिफिशियल नहीं बोल सकते हो। बिकॉज क्या होता है, जब पेशेंट हमारे ओपीडी में आता है अक्सर ये पूछता है हमें तकनीकी बच्चा नहीं चाहिए, बिकॉज दे थिंक कि आईवीएफ इज अ तकनीक, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, आईवीएफ का मतलब, उसको हम अपने ब्रॉड टर्म में बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, मीन्स इट इज नॉट आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक, इट्स असिस्टेड, मीन्स जो रिप्रोडक्शन है उसको हम असिस्ट कर रहे हैं, जो फर्टिलाइजेशन है उसको हम बॉडी से बाहर कर रहे हैं। उस केस में ये महिलाओं को जानना बहुत जरूरी है कि ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, और इसमें जो बच्चे का एक एनॉमली का रिस्क होता है, ये जो प्रोसेस होता है जिससे बच्चा बनता है, ये भी नेचुरली ही बनता है। बस ये है कि उसको हमने बाहर निकाल के असिस्ट करके बनाया, मीन्स हमने आपको असिस्ट किया, जैसे आपकी डिलीवरी असिस्ट होती है। पहले क्या होती थी, पहले घर में होती थी, लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था कि डिलीवरीज भी असिस्ट हो सकती हैं। अब क्या, आप जैसे जैसे अब हॉस्पिटल डिलीवरीज का रोल आया, तो ज़्यादा आप देखोगे कि फीमेल एंड जो मतलब मदर होती हैं, चाइल्ड होती हैं, वो मरते भी कम है, उनकी मोर्टालिटी या मॉर्बिडिटी भी कम होती है। अब सेम चीज़, एक ज़माना आ रहा है जब ये रिप्रोडक्शन मीन्स जो आप कंसीव कर रहे हो वो भी असिस्ट कर रहा है। बट जैसे आप एक बच्चा पैदा करते हो वो नॉर्मली नेचुरल बच्चा होता है, चाहे वो असिस्ट करके पैदा हो या खुद से पैदा हो। तो क्या किया जाता है, मतलब एक एग्स को, स्पर्म्स को, क्या प्रोसेस क्या है वो? इन प्रोसेस में ये होता है कि आपके जो एक एग होता है जो नॉर्मली आपके बॉडी में हर महिला के बनता है, तभी आपको पीरियड्स होते हैं, महीने आते हैं हर मंथ, उस एग को हम लोग ज्यादा बनाते हैं, आपको दवाइयाँ देते हैं उसको ज्यादा बनने के लिए। तो उन दवाइयों का ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज वो हार्मोन आपके बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट है। उनको बस हम 1x था तो 10x कर दिया। अब आपके जब एक्स्ट्रा एग्स बनते हैं तो ऊपर से कोई भी कट नहीं करते हैं, सीधे नीचे आपके वेजाइनल एरिया से जाते हैं, एक नीडल डालते हैं, जो एग है उनको हम निकाल लेते हैं, हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं, आपके अंडे और शुक्राणु को हम लैब में ही मैच करते हैं, मिक्स करते हैं, बेबीज बनाते हैं और वापस आपके अंदर रखते हैं। जो एक्स्ट्रा बेबीज होते हैं उनको हम फ्रीज कर लेते हैं। जैसे एग फ्रीज होता है वैसे भ्रूण की भी फ्रीजिंग होती है। इससे आपको एक लिबर्टी मिलती है कि आपने एक बच्चा कर लिया, सेकंड बच्चा हो सकता है आप 3-4 साल के बाद करो, बिकॉज हो सकता है उस वक्त आपके अंडे और स्पर्म ही नहीं हो। अगर आपका पार्टनर डिफाइंड है तो आप एक एम्ब्रो फ्रीजिंग भी करा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको एक तरह से क्या बनाता है, आपको एक तरह से जैसे एज है आपका, एज को जो है सो नलीफाई कर रहा है। हम जिस तरीके से एग रिजर्व किया जाता है, तो क्या स्पर्म्स को भी रिजर्व किया जाता है? बिल्कुल, स्पर्म्स भी प्रिजर्व किया जाता है। तो वो कितने टाइम तक वैलिड रहता है, मतलब उसका कोई टाइम पीरियड है? कि वैसे इन बुक्स लिखा हुआ है कि 10 to 15 ईयर्स हमें रखना चाहिए, उसके बाद हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, पर वो लाइफ लॉन्ग ही आप रख सकते हो, उसकी क्वालिटी में कोई खराबी नहीं होती है। बस ये होता है, इट्स लाइक अ लॉकर, कि आपने एक अपना सामान जैसे एक बैंक के लॉकर में रख दिया है, उसी तरह से आपने अपने गैमेट्स जो आपके लिए सबसे प्रेशियस हैं, वो अंडे और शुक्राणु या बच्चे, वो आपने एक तरह से इंश्योर कर दिया, इंश्योर करके आपने उसको एक लॉकर में डाल दिया, जो एक आईवीएफ सेंटर है। जो ये प्रोसेस है, इससे पहले कौन सी ऐसी टेस्ट है जो करवाई जानी चाहिए कि जिससे पता हो कि आईवीएफ एक सक्सेसफुल रेट पे जा सकता है? बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही सवाल पूछा है, बिकॉज अक्सर जो पेशेंट्स होते हैं वो अनभिज्ञ होते हैं इस चीज के लिए, वो कुछ टेस्ट ही नहीं कराते हैं। जो अब इनफर्टिलिटी होती है उसको हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं कि आप माँ क्यों नहीं बन सकती हैं। तो या तो महिला में प्रॉब्लम है, महिला के अंडे में प्रॉब्लम है, या पुरुष में प्रॉब्लम है उसके शुक्राणुओं में, या फिर उसके बच्चेदानी में प्रॉब्लम है जिसको हम यूट्रस बोलते हैं, या जो ब्लड सप्लाई उस बच्चेदानी में जा रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। मीन्स बहुत सारे ऐसे बॉडी में इस तरह के तत्व होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जो कि अबॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या आपके माँ नहीं बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स भी आते हैं, वो भी आपको देर से कंसीव कराएंगे या आपके एग रिजर्व को कम कर देंगे, या आप कुछ मेडिसिन खाए हो पहले, लाइफस्टाइल की हो, ये सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपने बोला कि किस तरीके से अबॉर्शंस हो जाते हैं या जो एग की क्वालिटी है उसको देखा जाता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज भी जो हमारी सोसाइटी है, अगर लड़की कंसीव नहीं कर रही है और बच्चा नहीं हो पा रहा तो दे आर ब्लेम फॉर इट। मतलब आपने बताया कि स्पर्म क्वालिटी भी मैटर करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई मतलब सास ससुर को तो हमेशा यही लगता है कि यार लड़की में कोई कमी होगी। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। अगर हस्बैंड का स्पर्म नील है तो भी बोला जाता है कि फीमेल में प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल तभी तो कंसीव नहीं कर पा रही है। एंड वो एक्सेप्ट ही नहीं करने को तैयार होते हैं कि उनके लड़के में प्रॉब्लम है। लड़का मल्टीपल मैरिजेस भी कर लेगा, डिवोर्स भी कर देगा, छोड़ भी देगा, बाद में एक्सेप्टेंस आएगी, हो सकता है 2-3 शादियां करने के बाद। वो भी आएगी या नहीं आएगी, दैट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, बिकॉज अभी भी सोसाइटी इतनी ओपन हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो मेल डोमिनेंस है वो अभी भी बरकरार है। इसीलिए इन सब चीज़ों की जागरूकता बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक फीमेल को इंडिपेंडेंस दें। सो सिर्फ फीमेल का इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल तक ही लिमिट नहीं हो,
बिकॉज अभी जो उसका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है उससे उसको बहुत ज्यादा फायदा नहीं है फायदा है बिकॉज वो स्पेंड कर सकती है, लेकिन अल्टीमेटली अगर वो मेंटली नहीं इंडिपेंडेंट है तो वो पैसा भी वो अर्न करके फिर किसी और को दे देगी। उसका बॉडी नहीं इंडिपेंडेंट है तभी उसका रेप होगा, मैरिटल रेप होगा, उसके साथ अब्यूज होगा, मॉलेस्टेशन होगा, या वैसे भी एक इमोशनल उसको कुंठा होगी, वो रोएगी दिन रात बच्चा नहीं आया तो ये सब भी तो इंडिपेंडेंस जरूरी है। वहां पे तो आप डिपेंडेंट, यू आर बिहेविंग लाइक अ स्लेव, वहां पे वो भी नहीं है। आप फीमेल्स को देखो, वो रोती रहती है दिन रात, बच्चा नहीं ठहरता, तो उनकी कोई गलती नहीं, फिर भी वो भुगत रही है। वाह। तो आपके कुछ टेस्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अंडे के रिजर्व का टेस्ट, उससे आपके अंडे की एजिंग होती है। जैसे आपकी एज ये हो सकता है आपकी एज एक्स हो, 20 साल हो, 30 साल हो, लेकिन आपके एग की एज हो सकता है 40 साल पहुंच जाए। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है कि आपके अंडे की एज क्या है, सेम स्पर्म कितने हैं, स्पर्म किस क्वालिटी के हैं। ट्यूब्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्यूब्स आपकी ओपन है कि नहीं। जो पेशेंट्स के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं या जो बहुत ही सेक्सुअली एक्टिव रहती हैं प्री मैरिज, उनके भी ट्यूब ब्लॉक होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। प्लस इंडिया एक डेवलपिंग वर्ल्ड है, तो यहाँ टीबी का प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा है। टीबी जब ज़्यादा होता है, जहाँ भी टीबी का प्रेवलेंस होता है, चाहे जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे टीबी हो सकता है। जब टीबी होता है तो ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट कराने। जब टीबी हो जाता है, ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, तो उस केस में आईवीएफ कराना कितना सही है और गलत है? वो बिल्कुल सही है, बिकॉज आपको टाइम और नहीं खराब करना चाहिए, बिकॉज ट्यूब तो ब्लॉक हो गई। ट्यूब क्या है? फेलोपियन ट्यूब एक ट्रांसपोर्टेशन है, जहाँ पे कि एक इंक्यूबेटर है वो, जहाँ पे कि बच्चा, जो हमारा बच्चा बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है नेचुरली, वो एक फेलोपियन ट्यूब में होता है। अगर आपने ट्यूब खुलवा भी ली, जैसे आपने दूरबीन से सर्जरी करा ली, लैप्रोस्कोपी करा लिया, ट्यूब खुल गई, लेकिन वो ट्यूब क्या उतनी फंक्शनल हुई? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कि ट्यूब तो खुल गई, जैसे कपड़ा है, फट गया, उसको आपने सिल दिया, पर क्या वो कपड़ा वैसा ही हो गया पुराना? नहीं। 90% केसेस में जैसे वो कपड़ा रिस्टोर नहीं हो सकता है, वैसे वो ट्यूब भी नहीं रिस्टोर हो सकती है। आजकल महिलाओं में पीसीओएस, पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स थ्रू आउट लाइफ में स्टार्ट हो चुकी है। आई थिंक पोस्ट 25 हर लड़की को ये चीज होने लग गई, थायराइड हो गया, ये सब हो गया। तो क्या रीजंस हैं इन चीजों के? ये एक बहुत बड़ा रोल है लाइफस्टाइल और स्ट्रेस का। एक तो ये कि फीमेल्स पढ़ रही हैं, उनको स्ट्रेस हो रहा है, बिकॉज वो भी एग्जाम्स दे रही है, उनको भी कॉम्पिटिशन देना है। एक एज साइकिल होता है, वो भी ऑफिस वर्क कर रही है, रात को जग रही है देर तक, कॉफी इनटेक, टी इनटेक, ड्रिंक्स, लाइफस्टाइल जिस तरह के हो गए, पार्टीज। उसके अलावा क्या होता है कि आप जिस तरह के फूड हैबिट्स खाते हो, बिकॉज अब जंक फूड का टेंडेंसी बहुत बढ़ गया। एक 13-14 साल से आप देखोगे इतने सारे आउटलेट्स खुले हुए हैं, पेशेंट जो जाती हैं महिलाएं वहां पे खाती हैं, मेल्स भी खाते हैं, फीमेल्स भी खाती हैं, पर फीमेल्स की बॉडी ऐसी कि उसमें ज्यादा टेंडेंसी है सब चीज होने की। तीसरी सबसे बड़ी जो जायंट आजकल उभर के आई है वो है कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स इज द बिगेस्ट थिंग दैट इज कॉजिंग ऑल दिस, बिकॉज कॉस्मेटिक्स में बहुत इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। अब क्या आप देखोगे, घर घर आप जाओगे, हर 2 घर पे आप देखोगे एक मेकअप स्टूडियो खुला है, एक ब्यूटी पार्लर खुला है। एक लेडी जो मतलब उतना नहीं भी अर्न कर रही, मीन्स आप सोचो अगर दिन का वो शायद 100 रुपया कमा रही होगी, फिर भी वो सोचेगी कि मैं 10 रुपया का जाके एक नेल पेंट खरीद लूँ, या एक जो चीप से चीप एक मुझे लिपस्टिक मिले वो मैं खरीद लूँ, लाइनर खरीद लूँ, एक क्रीम लगा लो। अब जो प्रोडक्ट्स इस तरह के मिल रहे हैं, ये सब नेचुरल नहीं है, इनमें इतने आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं कि वो आपके उसको हैम्पर करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह का कॉस्मेटिक यूज कर रहे हो। सो क्या कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फर्टिलिटी को बेटर करते हैं? क्या कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं? कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि आपकी फर्टिलिटी को एनहांस करेंगे। मीन्स उनमें इस तरह के प्रोडक्ट्स होंगे जो आपकी फर्टिलिटी को, आपके डिजायर्स को एनहांस करते हैं, सेक्सुअल डिजायर्स को। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो उसको इनहिबिट करते हैं, बिकॉज इसमें जितने भी इस तरह के आर्टिफिशियल चीजें पुट होती हैं, आप वो छोड़ दो, आप एक पार्लर में चले जाओ, पीपल आर, मतलब मैं कभी जाती हूँ पार्लर में से, तो मैं देखती हूँ कि पीपल आर पेइंग देमसेल्व्स टू गेट किल्ड एक तरह से। ओह अच्छा, बिकॉज यू आर यूजिंग पैशन बन चुका है। इट इज हेयर स्पा हो रहा है आपका, हेयर कलरिंग हो रही है, सब में एजेंट्स हैं, सब में दे आर सो आर्ट। और वो आप देखोगे हर ऑल्टरनेट पर्सन इज गेटिंग इट डन, एंड दे गेट इट डन, वो बहुत खुशी खुशी करा रही है, पेइंग फॉर इट। जैसे कि आप एक सिगरेट खरीदते हो मार्केट से, कभी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनको बोलते हैं कि सिगरेट की जरूरत क्या है, तुम 500 का नोट लो, उसको मोड़ लो और उसमें आग लगा दो। इट्स द सेम व्हाट यू डूइंग। उसमें तो कम से कम ये है कि तुम अपने लंग्स को नहीं खराब कर रहे हो, या तो तुम स्मोक कर रहे हो, अपने लंग्स, स्पर्म सबको खराब कर रहे हो। मैम आपने मेंशन किया कि लाइफस्टाइल चेंज, मतलब पहले जमाने में तो जनरली जो देखा जाता था कि जो मेल है वो ड्रिंक करता है, हुक्का लेता है, सिगरेट लेता है, सब चीजें करता है, पहले माना जाता है, जबकि कुछ पता नहीं है इस बारे में कि महिलाएं ये सब नहीं करती थी। और आजकल की जो यंग जनरेशन है टूवर्ड्स हुक्का हो जाए, वेप्स हो जाए, एवरीबडी इज एडिक्टेड टू इट। तो क्या वो मेन रीजंस हैं
जायज बात आप बोल रहे हो, बिकॉज पहले क्या था, ए फैक्टर ही था, अब क्या है A+B+C+D, मतलब आप ड्रिंक भी कर रहे हो, आप पेस्टिसाइड वाला खाना भी खा रहे हो, आप कॉस्मेटिक्स भी यूज कर रहे हो, आप टाइम पे सो और उठ नहीं रहे हो, बिकॉज जो लाइफ इस तरह से बनी हुई है वो ऐसी ही, एक तरह से आप सोचो जो नेचर है, जिस तरह से सूर्य उगते हैं और डूबते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपके बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब आप किसी एक पेशेंट से पूछो, हमारे ओपीडी में इतने पेशेंट्स आते हैं, रात में कितने बजे सोते हो, तो नॉर्मल टाइम ऑफ स्लीपिंग इज बिटवीन 1 to 2। एंड अगर आप पूछोगे क्या तुम ऑफिस का काम कर रहे थे, नहीं, कभी तो रहता है, कभी क्या नेटफ्लिक्स देख रहे थे, यूट्यूब देख रहे थे, आप फोन वॉच कर रहे हो, टीवी, तो उससे क्या, उससे तो रेडिएशन आ रहा है। अब क्या करो, पूरी मतलब जो जनरेशन पे जनरेशन है वो पूरी अब खराब होती जा रही है। तो जब A+B+C+D+Z तक ऐड हो जाएगा खत्म, तो वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। WHO की लेटेस्ट रिपोर्ट्स में पता चला कि 6 में से 1 लड़की इनफर्टाइल। क्या ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल ये बढ़ते जा रहे हैं। जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है एक कंट्री का, कहीं का भी टोटल फर्टिलिटी रेट असेस होता है, मींस कितने लोग फर्टाइल हैं, वो अब गिरता जा रहा है। जब आपका वो 2.2 से कम हो जाता है तो वो रिप्लेस नहीं होता है, मींस 2.2 से ज्यादा होना चाहिए या एटलीस्ट 2.2 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि जो लोग मर रहे हैं उससे रिप्लेस हो रही है पॉपुलेशन। ये सिर्फ इंडिया ही नहीं है, आप देखोगे चाइना में प्रॉब्लम हो रही है अब, क्योंकि जो यंग लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो कम हो गए हैं। अब बूढ़ों की पॉपुलेशन ज्यादा आ गई, इसलिए अब उनकी भी जो पॉलिसीज हो गई, पहले वो बोलते थे बच्चा मत करो, अब वो बोलते हैं बच्चा करो। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो बच्चा करने के लिए लीव दे रही हैं। अभी इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो बहुत ही गिर चुका है। दैट इज कम डाउन टू 1.8, 1.7, 1.6 तक। तो सिक्किम एंड ऑल दी स्टेट्स दे आर गिविंग लीव्स, वो छुट्टियां दे रही हैं आपको कंसीव करने के लिए। और अभी तो कुछ भी नहीं, अभी जैसे जैसे सिंगल फीमेल्स का स्टेटस बढ़ता जा रहा है, जैसे जापान में हो गया, तो दे डोंट वांट टू कंसीव, वो बच्चा ही नहीं करना चाहती हैं। सिंगल पेरेंट, आपने बताया कि सिंगल पेरेंट बच्चा नहीं करना चाहता है, बट अगर कोई लड़की डजंट वांट टू गेट मैरिड, मतलब एक लड़की अगर शादी नहीं करना चाहती और उसने अपने एग रिजर्व करवाए हुए, कैन शी गो अहेड विद दिस आइडिया? शी कैन लीगली आल्सो, लीगली आल्सो वो डोनर स्पर्म यूज करके शी कैन डू IVF साइकिल इन हर बॉडी। मैम डोनर स्पर्म्स आपने बोला, एग भी डोनेट होते हैं, डोनर स्पर्म्स भी होते हैं, सो क्या ये इट हैज अ कॉस्ट? मतलब जो डोनेट करता है उसको हम मतलब उसको खरीदते हैं या फिर इट्स जस्ट अ डोनेट? नो, इट्स अ लीगल थिंग एंड वी कैन नॉट बाय इट, बिकॉज इस तरह की चीजें हैं कि हम इस तरह की सर्विसेज कभी भी खरीद नहीं सकते। नहीं, आप कभी भी इसको पे नहीं कर सकते हो और इसको आप कभी भी मतलब एक बाउंड नहीं कर सकते हो मनी से, बिकॉज ये जो आपको मिल रहा है दैट इज फॉर योर चाइल्ड। एक जैसे लोग अपना लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, ये तो फर्टिलिटी तो उससे बड़ा है। वो विकी डोनर मूवी आई थी, मुझे उसमें से ध्यान में आया कि उसमें ऐसा हुआ था कि वो अपने स्पर्म्स डोनेट करता था जस्ट फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग, तो इसलिए मुझे लगा कि इज इट लीगल और इलीगल? नो, इट इज लीगल। लेकिन अब क्या है कि अब जो नए एक्ट आ गए हैं हमारे यहाँ पे ART के, जो इंडिया में पास हुए हैं, उसमें आप ऐसे लीगली यू कैन नॉट बाय इट, बट ऑब्वियसली यू कैन गिव समथिंग आउट ऑफ योर ओन इंटरेस्ट। जैसे आपको मन है तो आप दे सकते हो, या उसके जो चार्जेस हुए, जैसे कि उसका वर्क आवर्स लॉस्ट हो रहा है या उसके जो कन्वेंस चार्जेस हो रहे हैं वो आ रहा है, वो आपके लिए कर रहा है, आप उसके लिए दे सकते हो, बट वो आपका जिंदगी भर का एहसान ही रहेगा जो आपके लिए वो कर रहा है। सो वो कोई फैमिली मेंबर होना चाहिए या फिर कोई वो बाहर का इंसान भी हो सकता है? दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जो नया लॉ है वो उसको परमिट करता है, लेकिन वो जो भी मेंबर होता है उसकी एज कम होनी चाहिए, बिटवीन 21 to 28 ईयर्स, एंड उसके पहले बेबीज होने मैंडेटरी है। अच्छा, अगर बेबीज नहीं है तो उसकी प्रूवन फर्टिलिटी नहीं है, मीन्स हमें ये नहीं पता कि वो फर्टाइल है कि नहीं, फिर उसका स्पर्म या एग लेने का कोई सेंस नहीं है। IVF के थ्रू मतलब जाना जाता है कि वी कैन डिसाइड ऑल्सो कि हमें बेटी चाहिए या बेटा चाहिए, ये कितना है? ऐसा होता है कि वी कैन डिसाइड बिफोर? ये हो सकता है, लेकिन इंडिया में इट इज नॉट परमिटेड। It is not, because it is not legal in India. Sex determination and sex selection is not legal in India. जैसे आप बाहर में देखोगे बेबी शावर्स होते हैं, उनको बता दिया जाता है सेक्स, लेकिन इंडिया में नहीं, क्योंकि इंडिया का माइंडसेट ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे इस तरह से कर दिया जाएगा तो एक ही जेंडर जो है सो आगे बढ़ेगा। फिर मैम मुझे ऐसा लगता है कि ये पुराना शिफ्ट है। अगर हम पुराने जमाने में जाएं, जो पुरानी जनरेशन है उनको जरूर होता था कि बेटा हो, बट आई हैव सीन नाउ आई हैव अ फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड्स है जिनका फर्स्ट बेबी बेटा है, बट जब सेकंड बेबी बेटा हुआ ना तो घर में टेंशन हो गई कि भाई 2 बेटे कहाँ से हो। वो फैमिली बैलेंसिंग जिसको आप बोल रहे हो, ये नहीं परमिटेड है इंडिया में। नहीं परमिट, ये नहीं है, बिकॉज अगर इंडिया में ये परमिट हो जाएगा तो जो लोगों का माइंडसेट होता है, ये आप कुछ चंद लोगों की बात कर रहे हो, बट इंडिया का जो जनरल माइंडसेट है वो इसको नहीं परमिट करेगा, और बिकॉज ये करेगा तो नेचर में बड़ा इम्बैलेंस हो जाएगा। बिकॉज अगर कोई भी एक सेक्स का पैदा हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, और इसमें दोनों ही नॉट परमिटेड है, ये नहीं कि लड़की करना परमिटेड है, वो भी नॉट परमिटेड है,
बिकॉज और ये चीज़ जो बना ये किसी वजह से बना है, बिकॉज इंडिया का सेक्स रेशियो बहुत फॉल कर गया था, इसलिए इसको ठीक करने के लिए बना। बिकॉज अगर सेक्स रेशियो फॉल कर जाएगा इंडिया का, तो अब सोचो क्राइम कितनी बढ़ जाएगी, बिकॉज फीमेल्स की डेथ भी होती है, मैटरनल मोर्टालिटी होती है, उसके अलावा रेप्स बढ़ जाएंगे, बिकॉज हर मेल के ऊपर फीमेल नहीं होगी। इसलिए जो नेचर बोलता है वो ये बोलता है फीमेल्स ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू मेल्स, और उसको करने के लिए ये एक्ट कहीं ना कहीं ये रूल लाना बहुत ज़रूरी है जो बना हुआ है इंडिया में। इसलिए इट इज़ द नीड, और इस रूल को बिल्कुल ही नहीं हटना चाहिए, बिकॉज इंडियन पब्लिक कैन नॉट टेक दिस। हम जिसकी कॉस्ट है IVF की जो कॉस्ट आती है, कैन एवरीबडी अफोर्ड इट? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज भी एक लोअर तबका भी है जिसके साथ ये प्रॉब्लम आ चुकी है। पहले कहा जाता था कि गाँव वगैरह में ये चीज़ें की प्रॉब्लम नहीं आती है, बट आई हैव सीन नाउ कि 2 टायर 3 टायर सिटीज में भी ये सब प्रॉब्लम आ चुकी है। गांव में भी, गांव से लेके शहर सब जगह ये प्रॉब्लम है। तो मैंने ये सुना है कि बहुत एक्सपेंसिव रहता है एंड इट्स नॉट इजी टू। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, वो भ्रम बना हुआ है, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि आप अपने जो अर्निंग्स है वो कैसे चैनलाइज कर रहे हैं। हर आदमी जैसे सोचेगा कि हम खाना खा ही लें, घर बना ही लें, उस तरह से अगर वो सोचे कि उस टाइम में उसको बच्चा लेना है तो उसके लिए वो इन्वेस्ट कर ले तो वो कर सकता है। तो क्या कॉस्ट साइकिल की कॉस्ट होती है वो आप सोचो तो 90,000 1 लाख से लेकर के रेंज करती है 2-2.5 लाख। डिपेंड करता है कि आपको किस किस तरह के जो है सो उसमें सर्विसेज, बिकॉज एड ऑन्स होते हैं। जैसे आप एक गाड़ी खरीदते हो तो आप चाहो तो एक साइकिल भी ले सकते हो, एक स्कूटी भी ले सकते हो, कार में आप एल्टो से लेके मर्सिडीज तक ले सकते हो। तो उसके बाद उसके एड ऑन्स आते हैं, जैसे आप एक सीट कवर लगाते हो, कुछ लगाते हो, तो सेम चीज़ है। आप एक प्रोसेस पर, एक बेसिक प्रोसेस भी अगर, क्योंकि गांव वाले जो होते हैं उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो बहुत हेल्दी होती है, अगर वो इस तरह की हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ एक IVF साइकिल में घुसे, जो कि अब नहीं है, बिकॉज जो मैं आपको कॉस्मेटिक्स की बात कर रही हूँ, जो लेट नाइट जगने की बात कर रही हूँ, बिकॉज इंटरनेट हैज कॉट अप एवरीवेयर, वो वहाँ गाँव में भी आ गया। तो उस केस में वी डू फेस प्रॉब्लम्स। वो ये नहीं समझ रहे कि ये जो कल्चरल, जो ये अर्बन लाइफस्टाइल है, दैट इज गोइंग टू टेक अ टोल ऑन देम। उस केस में अगर आप अपनी लाइफस्टाइल सही रखो, आप IVF साइकिल कराओ। सबसे बड़ी चीज़ है स्ट्रेस, आप मेंटल स्ट्रेस नहीं लो, इट्स द बिगेस्ट किलर। अगर आप ये नहीं करो तो ऑब्वियसली आपके अच्छे सक्सेस रेट है। तो आपने ये बताया कि 1.5 से 2 लाख के बीच में हो जाता है, तो इसमें क्या सिर्फ एक ही साइकिल आती है या उसमें हमारे को 1 या 2 उसको ट्राई किया जाता है? एक साइकिल आती है, लेकिन अगर आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रोस बन गया है तो ऑब्वियसली फिर जो सेकंड साइकिल आती है वो बहुत ही कम कॉस्ट पे आती है, बिकॉज आपके एग्स नहीं बनने हैं, प्रोसीजर्स नहीं होने हैं, सिर्फ एम्ब्रो डालना है थॉ करके। तो इस तरह से इट्स अ विन विन सिचुएशन। और अक्सर जो पेशेंट्स लगे रहते हैं उनको बेबीज हो ही जाते हैं। सक्सेसफुल रेट बहुत कम माना गया है अभी भी IVF का। बिल्कुल उसका बहुत ज्यादा सक्सेस रेट नहीं, अगर आप सेल्फ से जाना चाहो, मीन्स अपने सेल्फ एग्स और स्पर्म से, बिकॉज वो एग और स्पर्म आप सोचो कि एक तरह से इनफर्टाइल है, उसमें तो प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए वो गैमेट्स आगे नहीं ग्रो कर रहे हैं। तो उसमें बहुत बार आपको अटेम्प्ट्स लगते हैं, ऐसा नहीं कि आपके स्पर्म या एग से नहीं होगा, बट अटेम्प्ट्स लगते हैं। जैसे कि नेचुरली भी आप कंसीव कर रहे हो, आप देखो कभी कभी फर्स्ट चाइल्ड मिसकैरेज होता है, बहुत कॉमन है, बहुत मिसकैरेजेस मैम बढ़ते जा रहे हैं आजकल की जनरेशन। तो इसी तरह से जो IVF भी कंसीव हो रहा है वो भी मिसकैरेज हो सकता है, वो भी कोई उसने कोई इंडेमनीफाई नहीं कर लिया IVF हो गया तो वो कितने दिन का एक प्रोसेस है जो आज सपोज आज IVF किया जाता है, आज के दिन आज की डेट में हम IVF कर रहे हैं, सो वो कितने दिन उस लड़की को ध्यान रखना चाहिए, उस फैमिली को ध्यान रखना चाहिए कि वो मतलब जो प्रोसेस हुआ है वो प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाए? देखिए एक तो 21 डेज मीन्स 3 वीक्स में एक सोचो आप IVF साइकिल कंप्लीट होता है, मीन्स आपको पीरियड्स आते हैं, फिर हम लोग आपको इंजेक्शंस लगाते हैं, फिर आपके अंडे निकालते हैं, फिर एम्ब्रो बना के वापस आपके अंदर डालते हैं। अगर हम फ्रेश मतलब सेम साइकिल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अगर हम फ्रोजन कर रहे हैं तो आप की ईज है, रिलैक्सेशन है, बिकॉज ऑफ नेक्स्ट साइकिल में कभी भी उसके बाद ट्रांसफर करा सकते हो। अब जब हम लोग एम्ब्रो ट्रांसफर करते हैं उसके बाद ये एक टैबू है बहुत बड़ा कि फीमेल जो है सो काम नहीं कर सकती है, बिकॉज ऐसा होता है इंडिया में कि आपने एम्ब्रो डाला तो ऐसा लगता है कि वो जो फीमेल है वो पता नहीं क्या है, वो उसको इस तरह से वो ट्रीट करते हैं जैसे अब वो सांस भी नहीं ले सकती है। सांस भी लेगी तो इन लॉज के परमिशन से लेगी, जिसने भी उसमें मतलब लगता है कि पैसा खर्च हुआ तो भाई बेड पे ही लेटे हो, टेस्ट करो, प्रेगनेंसी कन्वर्ट करो। और ऐसा कुछ नहीं, अगर आप सोचो कि आपने किसी को खाट से बांध दिया तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका एक अपना टाइम है और वो इम्प्लांटेशन होगा, आना होगा। तो बेड रेस्ट का कहीं भी कोई लिटरेचर नहीं है, कोई रिसर्च आर्टिकल नहीं है जो ये बोलता है कि बेड रेस्ट करना जरूरी है। तो लेकिन वो एक टैबू है माइंड में लोगों का। और किसी का बच्चा गिर जाता है तो पेशेंट आगे ये बोलेगा मैंने उस दिन थोड़ा सा काम कर लिया इसलिए गिर गया। आपने कभी एक मजदूर को देखा है, उसके पेट के अंदर बच्चा होता है, वो अपने सर के ऊपर पूरा बोझा लेके चलती रहती है, उसका कोई मिसकैरेज नहीं होता है। और अगर होना होगा मिसकैरेज तो वैसे भी होगा। तो मिसकैरेज से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी भ्रांति है। और IVF के बाद ऐसा बेड रेस्ट का कुछ नहीं है, आप अपने नॉर्मल वर्क रिज्यूम कर सकते हो, बट आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको मेडिकेशन टाइम पे खानी है, बस ये 2 चीजें हैं। यानी कि अगर एक लड़की ने IVF कराया है, जिस डेट पे कराया है, उसके अगले 10-15 दिन में वो अपने ऑफिस भी जा सकती है, वो अपना नॉर्मल रूटीन भी फॉलो बिल्कुल कर सकती फॉलो, अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखो। जो मैं आपको बोली कि एक मेंटल इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो नहीं है
और ये जो बेड रेस्ट और ये जो बिस्तर पे जाने की बात होती है, ये इसी वजह से होती है बिकॉज देयर इज नो मेंटल इंडिपेंडेंस। बिकॉज वो रोएंगी, वो खुद डिप्रेशन में जाएंगी, उनको एंग्जाइटी होगी, और ये सब कॉज होगा उनके आईवीएफ फेलियर का, ना कि काम करना। बिकॉज द मोमेंट वो ये सब करेंगी, उनको नीचे ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, उनके बॉडी में गुड हार्मोन्स नहीं बनेंगे, बैड हार्मोन्स बनेंगे। इतना मेंटल स्ट्रेस, इतना सारी चीजें एक लड़की के अंदर, एक आईवीएफ प्रोसीजर हो रहा है, फिर उसके बाद उसका मेंटल स्ट्रेस जा रहा है, उसकी फिजिकल बॉडी खराब हो रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आईवीएफ से बेटर बेबी को अडॉप्ट कर लेना चाहिए? क्योंकि वो उनका सेल्फ का नहीं होता, उससे उनकी एक अटैचमेंट नहीं होती है, प्लस एक सोशल सोसाइटी में भी टैबू है। इसीलिए बेटर होता है कि आप आईवीएफ साइकिल कराओ, बिकॉज आपके अपने सेल्फ का होता है। क्योंकि एक फीमेल सोचती है कि मैं एक मदर बनूँ, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फीलिंग हो कि आई बिकम अ मदर, तो वो तभी परसीव कर सकती है जब वो उसके अंदर वूम में एक बच्चा पले। मैं वो आईवीएफ और एक आईयूआई भी होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आईयूआई तब हो सकता है अगर थोड़े बहुत मेल में प्रॉब्लम हो, थोड़ी सी मेल फैक्टर हो, एंड बाकी आपकी ट्यूब्स खुली हैं, एग्स नॉर्मल बन रहे हैं तभी, या फिर हस्बैंड वाइफ दूर दूर रह रहे हैं, साथ में उनका मतलब वही नहीं हो रहा है, दे डोंट डू इंटरकोर्स रेगुलरली बिकॉज जॉब इस तरह की है, या वो इतने थक जाते हैं ऑफिस से आकर के, उनको कुछ करने का मन ही नहीं करता। आजकल इस तरह के भी कपल्स बढ़ रहा है, नहीं सिर्फ इंडिया में, हर जगह भी बढ़ रहा है, ये भी एक कॉज है इनफर्टिलिटी की। तो उन केस में आईयूआई सक्सेसफुल। लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट ज्यादा कम है, एग ही नहीं बन रहे ढंग के, ट्यूब्स ब्लॉक है, मतलब राइट क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स कैसे किया जा सकता है? क्योंकि हर बार बताया जाता है कि लड़की ये खा ले, लड़की ये कर ले, महिला को ये करना चाहिए, ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, हुक्का नहीं करना चाहिए। लड़कों का अगर स्पर्म काउंट खराब है, उनको क्या करना चाहिए? उनको भी ये सब सारे रिस्ट्रिक्शंस उन पे भी हैं। इनफैक्ट जो WHO है, पहले जो वो काउंट नॉर्मल बोलता था, अब वही 20 पे आगे हो गया, 20 मिलियन अब बोलते हैं हम नॉर्मल है। अच्छा, पहले यही काउंट जाके 60 मिलियन था। ओवर द इयर्स जब जैसे जैसे WHO के एडिशंस आ रहे हैं, तो आप सोचो इन जनरल जो है सो पूरी फर्टिलिटी का डिक्लाइन हो रहा है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द फीमेल, मेल्स को भी ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं करते हैं बिकॉज उनका उतना सोसाइटी में टैबू नहीं है, उनको प्रेशर नहीं है। अब वो धीरे धीरे शायद विथ दिस मेंटल इंडिपेंडेंस ऑफ फीमेल्स, बिकॉज लोगों को ये लगता है कि फीमेल्स को बोल बोल के वो मेंटली टॉर्चर कर देंगे। आईवीएफ भी होता है तो वो ऐसे बिहेव करते हैं, अगर एक आईवीएफ साइकिल फेल हो जाता है तो उसका हस्बैंड आके बोलेगा अब तो आईवीएफ करा दिया, अब क्या, मतलब वो बोलता है कि अब तो ये कूड़ा है, ये बेकार है, जस्ट लीव हर, डंप हर एंड मैरी अ फ्रेश पर्सन। जो ये वाली बात आपने, बहुत ही गंभीर बात आपने ये बात बोली कि भाई एक आईवीएफ फेल होने के बाद घर वाले भी उसको डिसोन करना चाहते हैं लाइफ से, विच इज वेरी सैडनिंग। मतलब ऐसा सोचना ही बेकार बात है। और ऐसे केस में मतलब सेरोगेसी, उसका क्या रोल है? वो कितनी लीगल है? कितने आईवीएफ फेल होने के बाद सेरोगेसी पे जाना चाहिए? किस लेडीज को जाना चाहिए? कौन सी महिला? क्या रीजन है सेरोगेसी? यूजुअली 3 आईवीएफ फेल होने के बाद ही आपको सेरोगेसी के बारे में सोचना चाहिए। सेरोगेसी इंडिया में लीगलाइज्ड है, लेकिन वही नॉन कॉम्पनसेटरी अल्ट्रुइस्टिक सेरोगेसी मीन्स कि नो मनी हैज टू बी ट्रांजैक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस, या फिर आपके यूट्रस ही नहीं है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन यूजुअली यही बेटर होता है कि आप अपने वूम से ही पैदा करो, बिकॉज उससे एक सोसाइटी में भी उनको लीगैलिटी मिलती है, मतलब एक माइंडसेट है इस तरह का। अभी तक सोसाइटी इतनी ओपन नहीं है। आपको नहीं लगता गवर्नमेंट को थोड़े लॉज थोड़े इजी करने चाहिए, ताकि अगर इवन इफ दे वांट टू गो फॉर सेरोगेसी, इवन इफ दे वांट टू गो फॉर आईवीएफ या डोनर स्पर्म्स, और इतने हमारे रिस्ट्रिक्टेड लॉज हैं जिससे मेरे को ऐसा लगता है महिला सोचती है यार रहने ही दो, मतलब फैमिली छोड़ती होगी यार, छोड़ो, इतने झंझट में डले ही क्यों। नहीं, ऐसा नहीं है कि चीजें बहुत स्मूथ है, वो तो प्रॉपर प्लेस पे जाने से, प्रॉपर लोगों से मिलने से है। और जो ये लॉज लगे ये इसलिए लगे बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं जरूरी है, बिकॉज सरोगेसी में पहले भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, चिल्ड्रन अबेंडन भी हो रहे थे। बिकॉज अगर हम बात करें जैसे हर सिक्के का 2 पहलू होता, तो उसका एक ये भी पहलू था, बिकॉज थोड़ा भी अनॉर्मली हो रहा था या हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई तो उस बच्चे तो वो तो बच्चा ऑर्फनेज ही पहुंच जा रहा था। अच्छा, या उनके सेलेक्टेड सेक्स का बच्चा नहीं हुआ, जो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको कुछ भी पैदा हो सकता है वैसे सरोगेट को भी कुछ भी पैदा हो सकता है, तो वो भी पहुंच जाते थे ऑर्फनेज, वो बच्चे को कोई लेने ही नहीं आता था। इसलिए जो लॉज है वो स्ट्रिक्ट होने बहुत जरूरी है फॉर द वेलफेयर ऑफ दीज किड्स। और अब ये रूल है कि जिसको एक भी बच्चा नहीं वो कर सकता है, बिकॉज बहुत सारे जो ये सब केसेस देखने को मिले, जैसे आपने कैसे बोला कि एक को लड़का था, दूसरी लड़की हो गया, लड़का हो गया, तो घर में वो हो गया, तहलका मच गया। तो वो सेम चीज सरोगेट एक पैदा करती है तो उससे उनको उतनी एफिनिटी नहीं होती, इसलिए ये लॉज आया। लेकिन ऑब्वियसली इसका भी एक दूसरा पहलू है, इसको नलीफाई करने के लिए आप अपना कोर्ट से ऑर्डर ले आते हैं पेशेंट्स, उनकी एक अप्रूवल होती है। अब आजकल एक बस आप ये बोलो कि एक प्रोसेस को थोड़ा लंबा बना दिया है, वो आप प्रॉपरली करो तो वो हो जाता है और फिर आप सरोगेसी कर सकते हो। मैम बहुत सेलिब्रिटीज अब इसको इंडोर्स भी कर रहे हैं, चाहे वो फराह खान हो, करण जौहर हो, और कई ऐसे सेलेब्स हैं जो ओपनली आके अब इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सो क्या इससे बिजनेस को भी बूस्ट मिल रहा है?
अब बिल्कुल मिल रहा है, बिकॉज अब लोग घर से अपने बाहर आ रहे हैं, उन सेलिब्रिटीज को देख के जो नॉर्मल पब्लिक है उसको भी हिम्मत हो रही है बोलने की। पहले भी इनफर्टिलिटी थी लेकिन कोई बोलता ही नहीं था। अब इनफर्टिलिटी और बाकी डिजीजों में क्या, अगर आपको कैंसर होता है 4 लोग आपके साथ सिंपैथाइज करने आ जाए, इनफर्टिलिटी होगा कोई भी सिंपैथाइज नहीं करेगा। इसीलिए अब इनके बोलने से तो बहुत फर्क पड़ा है। इस तरह से और भी जो सेलिब्रिटीज है उनको बाहर आना चाहिए और बोलना चाहिए। बहुत सारे अभी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी इसके बारे में बात नहीं की है। अच्छा, आप देखोगे कोई भी मेल सेलिब्रिटी आपको नहीं मिलेगा बोलता हुआ कि मेरे को स्पर्म में प्रॉब्लम थी। बिल्कुल। जबकि जो मेल इनफर्टिलिटी है वो भी 40% जो इनफर्टिलिटी का है उसमें मेल इज रिस्पॉन्सिबल 40% फॉर द इनफर्टिलिटी। तो आपको क्या लगता है कि इस 40% में कोई सेलिब्रिटी, कोई पेज 3 नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल। सो मतलब काफी चीजें अभी भी छुप छुपा के होती है इस तरह को। फीमेल्स बोल रही है फिर भी अब बाहर आके, लेकिन मेल्स तो अभी भी नहीं बोल रहा है। और अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हम लोग के भी सेंटर पे जो टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं या जो पेशेंट्स इन गूगल रिव्यू डालने में उनकी इतनी झिझक होती है। अगर आप मतलब 1000 नॉर्मल केस करोगे तो उसमें से कोई एक खुल के आएगा और बोलेगा मैं बोलूंगा, वो भी बोलेगा मेरा फेस मास्क कर दो, मेरे घर में मत बताओ। ये इतना बड़ा टैबू है अभी भी। अच्छा, इसलिए पीपल आर नॉट स्पीकिंग। वो लोग बताते ही नहीं कि उनको इनफर्टिलिटी है, वो तो बस बोल देंगे हम कंसीव हो गए। आपको सेम पेशेंट, एक पेशेंट रेफर करेगा, वरना वो क्या बोलेगा कि वो जब पेशेंट आएगा ना मैडम, तो आप ये मत बताना कि आपने आईवीएफ किया है, आप ये बोल देना कि आप मेडिसिन से कंसीव हो गए थे नेचुरली। बिकॉज अभी भी अगर आप आईवीएफ सेंटर पे आ रहे हो, मान लो 100 पेशेंट्स आईवीएफ सेंटर पे हमारे आते हैं, तो उसमें से 20% को हम लोग नेचुरली कंसीव करा देते हैं बिना आईवीएफ के। ऐसा नहीं कि वो जो 100 विजिट कर रहे हैं वो सबका आईवीएफ हो रहा है। तो हम इसमें ट्रिपलेट, वैसे जो माना जा रहा है आईवीएफ से ट्विन्स ट्रिपलेट्स, इसके चांसेस होना ज्यादा है? बिल्कुल होते हैं, बिकॉज हम मल्टीपल एम्ब्रोज डालते हैं, एक से ज्यादा एम्ब्रोज डालते हैं, तो ऑब्वियसली ट्विन्स या ट्रिपलेट्स होने के चांसेस रहते हैं। एक चीज और मिथ है या फैक्ट है, आई डोंट नो, आप ज्यादा बता सकते हैं, कि जो बच्चे आईवीएफ से हो रहे हैं उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी जो मतलब इम्यूनिटीज हैं, उनकी जो लाइफ स्किल्स है, वो एज कंपेरेटिवली टू नॉर्मल कंसीविंग से कम है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो इसलिए है क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स उतना टाइम उनको नहीं दे रहे हैं, उसका कुछ आईवीएफ से लेना देना नहीं है। ये इस तरह का चीज़ है कि हो सकता है पेरेंट्स एक एज पे आकर के उनको कंसीव कर रहे हो, तो हो सकता है वो मेंटली डिस्ट्रेस्ड हो, बिकॉज इतने साइकिल्स हो गए, इतनी इनफर्टिलिटी हो गई, या तो वो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है, या एज होने के बाद उन्होंने बच्चा किया है तो वो उस तरह से अपने बच्चों के साथ नहीं जेल कर पा रहे हैं, या आईवीएफ बेबीज वो अक्सर सिंगल बेबीज होते हैं तो उनको उस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। इनफैक्ट आईवीएफ बेबीज मुझे तो अपने बहुत इंटेलिजेंट लगते हैं एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल बेबीज होते हैं। आपकी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी जहाँ आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया हो और आई थिंक कितने उनके फेलियर रहे हो आईवीएफ के और यू हेल्प देम? बिल्कुल है, हमारे ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हैं जिनके, बिकॉज डॉक्टर्स को हमने एग को रिजुविनेट किया। मीन्स ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आए हैं जिनको कि सबने बोल दिया है कि तुमको अब डोनर लगेगा, मीन्स सेल्फ का एग या सेल्फ का स्पर्म नहीं होगा या सरोगेसी करनी होगी। बट हमने इन चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में उनके ऊपर ओवरीज को रिजुविनेट किया है, उनकी आईवीएफ किया और सेल्फ किया है। क्योंकि मुझे तभी वो सेटिस्फैक्शन मिलता है जब मैं पेशेंट के सेल्फ एग और सेल्फ स्पर्म से करती हूँ। बिकॉज एक डोनर तो वो है जिसका कि ऑलरेडी सब नॉर्मल है, लेकिन अगर आप सेल्फ से कर रहे हो जिसमें कि ऑलरेडी पेशेंट नहीं कंसीव कर पा रहा, आप उस पर मेहनत कर रहे हो, बिकॉज वो पेशेंट भी समझता है कि उसको मल्टीपल साइकिल लग सकती है, उसने बहुत धक्के खाए होते हैं। वो पेशेंट भी आपको अपना 100% देता है और आप भी उसको अपना 100% देते हो। उसके बाद जो अचीव हम करते हैं दैट इज लाइक मिरेकल। मतलब वो बता नहीं सकते। वो अगर 10-100 फेलियर होगा और एक सक्सेस हो गया तो वो उसको बराबर कर देता है, वो इतनी खुशी देता है। बिकॉज ये कि विंड आपकी इस ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और आपको उसको दूसरी तरफ ले जाना है, बिकॉज वो तो कंसीव ही नहीं कर पा रहा है नेचुरली। आई एम श्योर बहुत ऐसे सक्सेस रेट्स होंगे, बट कहीं ना कहीं कोई फेलियर जरूर रहा होगा। तो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट टू द फैमिली हो या वो आप पर भी आता है, मतलब डू यू फील बैड कि नहीं हो रहा है? वो बहुत ही, तभी तो मैं आपको ये बात बोली कि पेशेंट्स आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि उनका फेलियर हो गया है। कहीं नहीं कहीं पेशेंट जो आईवीएफ कराता है उसको पता रहता है कि हमको हो सकता है मल्टीपल अटेम्प्ट्स लेने पड़े। जैसे कि एक नॉर्मल कंसेप्शन होता है, नेचुरली आप ट्राई करते हो एक साइकिल नहीं दूसरी साइकिल, लेकिन जो मनी है, जो मॉनेटरी पार्ट है या जो सोशल टैबू है, जैसे कि एक फीमेल का करा लेके उसको बोलते हैं अब क्या है तो इसको डिसोन कर दो, कर दिया, ये सब चीजें पेशेंट को ज्यादा पिंच करती हैं। बिलीव मी, अगर ये आईवीएफ पूरा इंश्योरेंस के कवर में आ जाए, भाई 3-4 साइकिल अगर कवर होने लगे, सोसाइटी इतनी जो है सो मतलब इस तरह की नहीं हो कि नहीं तुम्हारा फेल हो गया तुम तो बेकार हो, इस तरह की चीजें, मतलब जैसे कि तुम पता नहीं क्या हो, तुम्हारे ऊपर एक स्टिग्मा लग जाता है। अगर ये चीजें खत्म हो जाए तो आप देखो आईवीएफ लोग और खुल के कराएंगे और बहुत ही कूल, और इससे देखिएगा आप सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। बिकॉज पेशेंट जब आईवीएफ साइकिल में घुसेगा तो बड़ा कूल माइंडसेट से घुसेगा, आई एम चिल, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट साइकिल कराएंगे। लेकिन अभी ये नहीं है। जो मैम अभी मैंने लेटेस्ट पढ़ा था, जो राजस्थान गवर्नमेंट में कांग्रेस ने ऐसा मैनिफेस्टो निकाला था जिसमें ये इंश्योरेंस के अंदर कवर हो रहा था।
वाई द गवर्नमेंट इटसेल्फ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसको क्यों ऐसा नॉर्मल नहीं करती ये भी इंश्योरेंस में है, सो दैट पीपल कैन गेट इट डन इजीली, बिकॉज हर चीज अभी क्या है ना कि बहुत सारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सोचते हैं कि इंडिया में तो ऑलरेडी इतना पॉपुलेशन है, सो क्यों हम आईवीएफ कराएं, क्यों हम एडॉप्शन की तरफ नहीं बढ़ावा दें, बिकॉज इतने बच्चे पड़े हुए हैं एडॉप्शन के लिए, या इतना पॉपुलेशन तो ऑलरेडी बूम है। पर वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जो कुछ एक क्लास है जिसके पास बेबीज नहीं है, जिसको इनफर्टिलिटी हो रही है, अब वो नीचे तबके भी पहुंच रहा है, और धीरे धीरे अगर हम इस तरह से करेंगे तो जो हमारा वर्किंग क्लास है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए, और अब इरडा तो इनफैक्ट ला रही है, आईवीएफ इज बीइंग, अब इरडा सोच रही है आईवीएफ लाने का, इट हैज ऑलरेडी बीन रिकमेंडेड, वो कभी भी फ्लोर पे आ जाएगा। सो वंस दीज प्राइवेट इंश्योरेंस थिंग दे स्टार्टेड, सीजीएचएस में भी कुछ आईवीएफ का दे स्मॉल अमाउंट दे आर गिविंग, प्लस कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो एग फ्रीजिंग का दे रही हैं, कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज ऐसी जो एग फ्रीजिंग को प्रमोट कर रही हैं, एंड आईवीएफ साइकिल्स भी कर रही हैं। ये हमारी स्कूल और कॉलेज भी इसको प्रमोट क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज आई रिमेम्बर कि हम 7th 6th 5th 6th स्टैंडर्ड में जब होते थे, एक कोई टीम्स आती थी डॉक्टर्स की या कोई एनजीओ की आती थी, वो आती थी हमारे को गाइड करती थी, बताती थी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, छुप छुप कर हमें पैड्स दिए जाते थे, लड़कों को बाहर खड़ा कर दिया जाता था ऑडिटोरियम कि यू आर नॉट अलाउड इनसाइड। मतलब इस तरीके से आज भी होता है, मुझे ऐसा लगता है आज भी स्कूल्स में ये डर है कि अगर पीरियड्स के बारे में बताया जा रहा है तो लड़के बाहर खड़े हो जाए। बिल्कुल, अभी और मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जो क्लास होती है उसमें बॉयज आर टेकन आउटसाइड, जबकि उनको भी पढ़ाना चाहिए, बेशक उनकी अलग क्लास ले लो अगर एम्बैरसमेंट की प्रॉब्लम है तो। जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन की क्लास होती है उसमें आप क्लास लो, बेशक आप अलग अलग रूम से बैठाओ, बट बॉयज की भी ये जरूर होनी चाहिए, बिकॉज हो सकता है आप साथ में लो तो फीमेल्स के लिए एम्बैरसिंग हो, लेकिन इसलिए होनी चाहिए बिकॉज उनको भी अवेयरनेस होना चाहिए कि क्या है मेंस्ट्रुएशन। जो सेक्सुअल हाइजीन है वो भी इसके साथ होना चाहिए, सेक्सुअलिटी की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट नीड्स टू बी टॉक। और उसी वक्त फिर आपकी ये लाइफस्टाइल, उसका इफेक्ट फर्टिलिटी पे, बिकॉज क्या होता है आजकल आप देखोगे, उस दिन मैंने पेपर में पढ़ा कुछ दिन पहले न्यूज की, चेन्नई में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, उसको मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ तो शी गॉट सो डिस्ट्रेस्ड। तो दीज फीमेल्स दे नीड टू बी टोल्ड एंड टॉट कि मेंस्ट्रुएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके फर्टिलिटी से इफेक्टेड है। अब उससे वो इतनी मतलब परेशान हो जाती है मेंस्ट्रुएशन को, वो एक ऐसा लेने लगती है कि ये बहुत बड़ी चीज हो गई है लाइफ में। अगर हम उनको ये बताएं कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है और ये कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी, आगे जो बेबीज हो रही है उनसे लिंक्ड है, तो ये बहुत सारी चीजें हम कम कर सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, ये सब कम कर सकते हैं, बिकॉज उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाएगी किस तरह से उनको यूज करना है, मेंस्ट्रुएशन के समय कैसे बिहेव करना है, वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इन्फेक्शन कॉज करती हैं। इन्फेक्शन से भी इनफर्टिलिटी होती है, इन्फेक्शन इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी। मैम ये जो इन्फेक्शन की आप बात करें तो मुझे ऐसा लगता है जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं, हम बहुत कमर्शियलाइज हो चुके हैं अपनी सोसाइटी में, और अच्छे अच्छे ब्रांड्स के यूज करने से भी इन्फेक्शन हो रहे हैं लड़कियों के, तो वो उसका ऑल्टरनेट है क्या? नहीं, जैसे ये यंग लड़कियां होती है, जो एडोलेसेंट्स होती है, इनको तो पीरियड पैंटीज और ये सब ज्यादा प्रीच करना चाहिए, बिकॉज इनिशियली एक सोचो 12-13 साल की लड़की को पीरियड्स आया, उसको तो एक पैड यूज करना ही कितना अनकंफर्टेबल होगा। तो ये सब चीज का अवेयरनेस नहीं है कि अब एक स्टेज आ जाएगा, मीन्स जब उनका फ्लो डेवलप हो जाता है तब वो पीरियड पैंटी के साथ पैड्स भी यूज कर सकती हैं, बिकॉज तब तक उनको एक उठना बैठना उसके साथ एक ब्लीडिंग के साथ आ जाता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो उनको उस तरह की चीजें डालनी पड़ेगी जिससे वो घबराए नहीं। जैसे आज पीरियड्स हुआ, ठीक है बेटा आप ये यूज कर लो, ये कोई नहीं, एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये आपके ब्रेस्ट डेवलप कर रही है नॉर्मल, ये हर चीज उनको इफेक्ट करती है एडोलेसेंस में, और ये कहीं ना कहीं फिर आगे चल करके उनको प्रॉब्लम करती है। बिकॉज आज पहले ये क्यों नहीं होता था, बिकॉज लड़कियां उतनी पढ़ नहीं रही थी, अवेयर नहीं थी। अब उस लड़की का भी एक है कि नहीं मैं अचीव करूंगी, मैं ये बनूंगी, हो सकता है वो सोचे कि मैं स्विमिंग ही करूँ मैं उसमें, तो अब स्विमिंग कैसे करेगी, मेंस्ट्रुएशन से। आप सोचे उसके कैसे कैसे करियर्स रुकेंगे, सोचे कि मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊँ, कैसे बनेगी, मेंस्ट्रुएशन है, वो सोचेगी कि मैं कैसे फ्लाई करूंगी उस वक्त। या अभी उसको बताया गया कि तुमको इतना पेन हो जाएगा कि तुम ये नहीं कर सकते उस दिन, हाउ कैन शी पुट अ लीव, भाई उसको पीरियड आने वाला, अगले दिन मान लीजिए वो फ्लाई कर रही है। मैम पीरियड लीव भी अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है कि छुट्टी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इवन इन ऑफिसेज और इन स्कूल्स, आप क्या कहती हैं इस पर? मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए, मेल्स एंड फीमेल्स हैव टू बी कंसिडर्ड इक्वल। अगर आप इक्वालिटी की बात करते हो तो आपको पीरियड लीव नहीं देनी चाहिए, बिकॉज जैसे आपने पीरियड लीव दे दिया, आपने एक तरह से उसको अपाहिज बना दिया, बिकॉज वो कर दिया कि नहीं ये तो कर ही नहीं सकता ये काम, आपने उसको डिसेबल कर दिया। फिर क्या कोई भी उसको हायर करने में भी सोचेगा कि ये तो महीने में इतने। पीरियड लीव आप एक बना के रख सकते हो कि पीरियड लीव का प्रोविजन है दैट एनीबडी कैन अवेल, जैसे अब उसको सिवियर डिसमेनोरिया और कुछ हो रहा तो उस दिन वो अपना फीमेल अवेल कर ले, बट इट इज नॉट अ नेसेसिटी, बिकॉज कुछ फीमेल्स क्या करेंगी हर मंथ उसको लेंगी, उससे उनका वर्क कल्चर खराब होगा। आप एक डिसेबल आदमी को देखो, एक स्टीवन हॉकिंग इतना बड़ा साइंटिस्ट, ही वाज डिसेबल्ड, लेकिन कभी उसने अपनी डिसेबिलिटी आने दी, बीच में नहीं आने दी। तो पीरियड्स क्या, पीरियड्स तो कुछ भी नहीं, उसने कोई डिसेबिलिटी का कुछ उसने लंबा सा वो नहीं कर रखा था। इतने सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जो डिसेबल्ड है,
उनको भाई भगवान ने ये डिसेबल भेजा, उन्होंने खुद डिसेबल नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ इस तरह से स्ट्रीम कर दी है कि वो क्या एक नॉर्मल आदमी से बेटर है। जिस तरीके से योगा प्रमोट किया जा रहा है, कहा जाता है कि अगर एक योगा प्रैक्टिस है जो स्पेशली फर्टिलिटी को हेल्प करती है, इंक्रीज करने में, आपकी बॉडी के हार्मोन्स को चेंज करने, आप उसको कितना सही मानती है? सिर्फ योगा ही नहीं, किसी भी तरह का जो एक्सरसाइज होता है वो आपके गुड हार्मोन्स रिलीज करते हैं। वेदर यू डू योगा, यू गो फॉर एरोबिक्स, यू गो फॉर एनीथिंग, बट यू शुड एक्सरसाइज। दैट हैज टू बी अ 1 hour मी टाइम फॉर यू। या आप मेडिटेट ही क्यों नहीं कर रहे हो? बिकॉज आप अपने स्किल्स होन कर रहे हो, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो। उससे आपके बॉडी में गुड हार्मोन्स पैदा हो रहे हैं, बैड हार्मोन्स सप्रेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज योर फर्टिलिटी। गुड हार्मोन्स और बैड हार्मोन्स एग्जैक्टली है क्या? देखिए, जो एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में, वो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हमारे ब्रेन में लोकेटेड होता है। अब उसको आप जिस तरह से इनपुट दोगे वो उसी तरह से चीजों को रिलीज करेगा। गुड हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बॉडी में अच्छे हार्मोन्स बनाते हैं, मीन्स जो कि आपको एज आउट करने से रोकते हैं, आपकी हर चीज को प्रिजर्व करते हैं। बैड हार्मोन्स वो होते हैं जो आपको स्ट्रेस देते हैं, आपको हर तरह के एलिमेंट्स की तरफ ले जाते हैं। तो आप जितना स्ट्रेस लोगे आपके बैड हार्मोन्स रिलीज होंगे। जैसे बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल, ये उसी तरह की चीज है। कोलेस्ट्रॉल इज एसेंशियल, तो सेम है, द थॉट प्रोसेस, द हार्मोन्स आर एसेंशियल, बट इट डिपेंड्स कि आप उसको गुड बना रहे हो या बैड बना रहे हो। मूवी आई थी गुड न्यूज करके, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से स्पर्म्स और एग्स एक्सचेंज हो जाते हैं, दूसरे कपल को डल जाते हैं, विच इज अ वेरी चैलेंजिंग। मतलब ऐसा होता है क्या? मतलब कैसे इस चीज पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं? देखिए, जो अच्छे लैब्स होते हैं वहाँ ये नहीं होता है। अगर आपके एसओपी मेजर्स लिए जाते हैं, लिए जाते हैं। देखिए, डबल विटनेसिंग सिस्टम्स होती है लैब में, बहुत सारी ऐसी सिस्टम्स होती है लैब में जिसकी वजह से वो नहीं होता। डबल विटनेसिंग मतलब 2 लोग एक ही चीज को विटनेस करते हैं। दूसरी ये भी होती है, दे आर बार कोड्स दैट आर अटैच टू ईच पेशेंट। सो वो मतलब मैंने तो अपने करियर में जहाँ मैंने काम किया, अपने 25 साल के करियर, मैंने कहीं भी नहीं होते हुए देखा। बिकॉज ये इस तरह की चीजें, जैसे आप मूवीज में देखोगे कि हर जगह पुलिस वालों के ऊपर मजाक बनाते हैं, तो ये इस तरह की चीजें। अब वो जो नहीं प्रैक्टिस कर रहा है वो तो कहीं भी कर सकता है। वो तो एक पेट्रोल पंप पे कार के में आप देखोगे पेट्रोल की जगह पे डीजल डाल देंगे, ये इस तरह की चीज है। लेकिन अगर आप ध्यान से करो तो ये 0% है, ये नहीं हो सकता। और अगर ऐसा कुछ हो जाए और बाद में उस बच्चे का डीएनए टेस्ट हो किया जाए, तब क्या किया जाता है? नहीं, वो तो फिर बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज वो तो पेरेंट्स फिर शायद एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। ये तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये इस तरह की चीज है कि इसमें नो रिवर्स है। इसीलिए एसओपीज ऐसे बनने चाहिए जो हॉस्पिटल से, जैसे कि आप ये बोल दे सर की सर्जरी दूसरे पार्ट की हो गई, तो ये तो भाई नॉन वो है, यू कैन नॉट रिवर्ट दैट। और ये नहीं करना चाहिए। मतलब ये डॉक्टर्स को ध्यान रखना है, या आपका जो फर्टिलिटी सेंटर है वो ध्यान रखेगा कि ऐसा नहीं हो। और ऐसा नहीं होता यूजुअली, बिकॉज एसओपीज जहाँ भी इन प्लेस होते हैं वो इतने स्ट्रिक्ट एसओपीज बने हुए हैं कि मुश्किल है। बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स खुल गए, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है मुझे लगता है। मतलब ऐसे सिचुएशन में कौन सा बेटर है कौन सा नहीं, बंदा डिसाइड कैसे करे? अब देखिए, अब जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रही है तो हर चीज ज्यादा हो रहा है। मोबाइल फोन ही आप देखो इतने सारे हो गए, लेकिन आपको अपना सिलेक्शन बहुत जरूरी है। यू हैव टू सेलेक्ट कि कौन सा डॉक्टर मेरे लिए अच्छा है, आपकी नीड क्या है बॉडी की, आपको वो देखना है। प्लस अब ये मीडिया जैसे आई है तो आपको एक तरह से इसने एम्पावर भी किया है, बिकॉज आप उस प्रोसीजर के बारे में जान सकते हो, पढ़ सकते हो, आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो अल्टीमेटली इट्स अप टू यू। आप देखोगे रिव्यूज कैसे उस डॉक्टर के, कैसा है वो डॉक्टर, आप एक बार मिलोगे तो आपको उससे पता चल जाएगा कि आपके वाइब्स उससे मैच कर रहे हैं कि नहीं, आपके लिए वो अलग से कुछ एसओपीज बना रहा है कि नहीं। बिकॉज हर आदमी की बॉडी की नीड्स अलग होती है, आपको वो इंडिविजुअलाइज केयर दे रहा है कि नहीं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कौन सा सेंटर बेटर है कौन सा नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS ने बताया कि 7% ऑफ जो हमारे मिसकैरेजेस बढ़ चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसा इंडिया में है या बाहर फॉरेन कंट्रीज में? बाहर भी है, बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ पोल्यूशन इतना हो गया है, गैमेट की क्वालिटी डिक्रीज हो गई है। ये सब आपका जो लाइफस्टाइल है, पोल्यूशन है, ये उसका टोल है। ये जो हमारे मॉडर्न एमिनिटीज है, मोबाइल फोन है, टीवी है, रात को जगना है, ये सब का अल्टीमेटली आपको रिजल्ट मिल रहा है। आप कुछ नहीं कर सकते। कॉस्मेटिक इज द बिगेस्ट किलर, मैं आपको बता रही हूँ ना। ऐसा कौन सा कॉस्मेटिक है जो उन लड़कियों को बताना चाहोगे यूज करने के लिए ताकि उनको इनफर्टिलिटी होने में प्रॉब्लम ना हो? आप मेरे को बोलोगे तो मैं तो कोई ब्रांड आपको ऐसा नहीं बता सकती, बिकॉज आई एम अ डॉक्टर। लेकिन जिनमें भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हो, कोई भी केमिकल्स नहीं डले हो, वो यूज करो। इंडियन कल्चर इज सो रिच, आप चाहो तो अपने घर के ही प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो, या जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो आपके नेचर के पास है, होम के पास है। होम के पास मीन्स डिस्टेंस है, अकॉर्डिंग टू द इंग्रेडिएंट्स यू हैव टू यूज दैट। आप खुद ही पढ़ो, खुद ही अवेयर हो। तो मतलब आपको नहीं लगता कि ऐसा मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी अभी मतलब ये वाली मार्केट में है अभी कहीं ना कहीं? बिल्कुल नहीं। आप वो सोचो फूड प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे,
जो फूड्स खा रहे हो आप लोग, उसमें कितने सारे चीजें हैं जो कि इनफर्टिलिटी कॉज कर रहा है। ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो एक लड़की को करनी चाहिए ताकि उसकी फर्टिलिटी बनी रहे? बिल्कुल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब वो मेंस्ट्रुएशन शुरू करती है उसको मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है विद मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। अगर वो ये कर ली तो उसको इन्फेक्शन कभी भी नहीं होगा। दूसरी चीज ये है वो अपनी फूड हैबिट्स बिल्कुल ही पकड़ ले, जिस मैदा नहीं खाए, बाहर के जितने प्रोडक्ट्स हैं जो उसमें भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो कम से कम यूज करें, कभी कभी ले, वंस एट अ टाइम भी ओवरडू नहीं करना है। जितने भी आप ये प्रिजर्वेटिव वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हो, चाहे बेवरेजेस है सब है, वो यू शुड अवॉइड। तीसरी चीज है अगर आप एडिक्शंस नहीं पाल रहे हो, एडिक्शंस में सब आता है इंक्लूडिंग टी कॉफी इज ऑल्सो एन एडिक्शन, द चॉकलेट इज ऑल्सो एन एडिक्शन, टेकिंग एक्सेसिव स्वीट इज ऑल्सो एन एडिक्शन, सो यू हैव टू बी ऑफ ऑल दीज एडिक्शंस। फोर्थली आपको कॉस्मेटिक्स यूज ही करने की जरूरत नहीं, नेचुरल ब्यूटी कम है आपकी, इतने जो डीओज यूज करते हो सब यूज करते हो, सबसे फर्टिलिटी फॉल कर रही है। इट इज नॉट ओनली वन थिंग, ऑल आर कैरिंग एजेंट्स, केमिकल्स। सो उसके बाद आप जो फोन लाइफस्टाइल, फिफ्थ, बिकॉज आपके जो फोन है, आपके जो वेकिंग आवर्स, स्लीपिंग आवर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोन से दूर रहो, वेकिंग स्लीपिंग आवर अपनी ठीक रखो, स्ट्रेस कम लो, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाओ। दैट इज अ टेक होम मैसेज फॉर ऑल द फीमेल्स हु आर सीइंग इट। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज अ मस्ट, बट मेंटल इंडिपेंडेंस इज अ मोर मस्ट। सो इट्स गुड, हमें पता चला कि भाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है, मेंटल इंडिपेंडेंस भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, बॉडी इंडिपेंडेंट होनी भी हमारी बहुत जरूरी है। It was a lovely discussion with Dr. Ritika Sahe, and I'm very thankful to you, ma'am, that you have come to our show. Thanks, Shilpa. Yeah, really enlightened, और हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है मैम से, बहुत अच्छी डिस्कशन रही। आई एम श्योर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट रहा होगा जिसको आप जरूर सुनना चाहते होंगे, जो आपके मिथ्स होंगे, फैक्ट्स होंगे, वो सारे चेंज हुए होंगे इस एपिसोड को सुनने के बाद। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग अस।